अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस ऑफ पाकिस्तान के साथ इस A1 टीवी के प्रोग्राम में मैं हूं शाहिद अफराज ख़ान। और इस प्रोग्राम में कोशिश रहती है कि पाकिस्तान से जुड़े अहम मौज़ूआत की बात की जाए और माहिरीन की आरा भी आप तक पहुंचाई जाए। इस वक्त नाज़रीन, अगर पाकिस्तान में एक बड़े मसले की बात की जाए तो उसमें स्मोक भी शामिल है, जो शहरियों की सेहत के साथ साथ मजमूई तौर पर देखा जाए तो मईशत के लिए भी इसी कदर नुकसानदेह है। और आज हमारा मौजू रहेगा कि स्मॉग के मसले पर कैसे काबू पाया जाए। और चूंकि चीन के हवाले से हमारे सामने एक हवाला भी मौजूद है। चीन का दारकूमत बीजिंग किसी ज़माने में आलूदगी से शदीद मुतासरा ये इलाका कहलाता था, शहर कहलाता था। और बिलखसूस अगर स्मॉग की बात की जाए तो इस हवाले से बीजिंग का क्या ऐसा मॉडल था कि जिसकी वजह से आज बीजिंग में नीला आसमान एक मारूफ इस्तिलाह बन चुकी है। और जो आलूदगी का बिलखसूस स्मॉग का मसला था वो हल हो चुका है। इसी मौजू पर आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू रहेंगे डॉक्टर जफ़र हुसैन और रिजवान अब्बासी साहब। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो मौजूद मेहमान हैं इस ऊपर से मसले पर आज हम बात कर बीजिंग से मौजूद हैं करेंगे। इस पाकिस्तान के कई शहर जो है वो आलूदगी के इस मसले से दो चार है, स्मोक का अगर खासतौर पर तस्करा किया जाए, क्योंकि बीजिंग भी किसी जमाने में इसी आलूदगी के मसले का शिकार था, स्मोक। लेकिन आज जो है बीजिंग का नीला आसमान एक मारूफ इस्तिलाह बन चुकी है। डॉक्टर जफर हुसैन साहब, आपसे आगाज करना चाहूंगा कि चूंकि आप एक दहाई से ज्यादा अरसा आपको हो चुका बीजिंग में और आपने ये तमाम अदवार खुद देखे हैं जिसमें कैसे बीजिंग ने आज नीला आसमान हासिल किया है और ये जो आलूदगी का एक संगीन मसला था इस पर काबू पाया है। तो सबसे पहले तो आप अपना जो मुशाहिदात हैं या फिर जो वजूहात हैं, कैसे उनका तस्करा करना चाहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया शायद अफ़राज़ साहब। आपने बिल्कुल बजा फ़रमाया कि बीजिंग ब्लू स्काई इस वक़्त एक अहम मौज़ू है पाकिस्तान में भी कि इन्होंने कैसे ये कौन से ऐसे इक़दामात उठाए जिसकी वज़ह से बीजिंग ने जो हवा के मेयार को बेहतर बनाने और ख़ास तौर पर सो कॉल्ड बीजिंग ब्लू स्काई के असूल के लिए कौन-सी ऐसी जामे पॉलिसीज़ अपनाई हैं जिसकी वज़ह से ये मुमकिन हुआ है। तो चंद ऐसे वो इक़दामात जो किए हैं मैं उनका ज़िक्र करूँगा जिससे पाकिस्तान भी मुस्तफ़ीद हो सकता है और जिनका मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ क्योंकि 2013-14 में तो आपको पता है कि ब्लू स्काई यहाँ पर बीजिंग में नज़र आना बहुत मुश्किल होता था और अगर हो तो अगले दिन अखबारों में ये लीड हुआ करती थी कि ब्लू स्काई इन बीजिंग। तो सबसे पहले तो बीजिंग ने क्या किया कि सनअती जो अखराज है उसमें कमी की यानी कि बीजिंग ने जो आलूदगी फैलाने वाली बहुत सी फैक्ट्रियाँ थी और जो सनअतें थी, उनको मुंतकिल कर दिया या बंद कर दिया या फिर दूसरे खित्तों में उनको ले गए ताकि इससे जो फ़िज़ाई आलूदगी है, वो कम किया जाए इसको और इसके अखराजात के जो बाकी फैक्ट्रियाँ बची थी, उनके अखराजात के जो सख्त मेयारात हैं, उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाया। ख़ास तौर पर जो फैक्ट्रियाँ यहाँ पर अभी मौजूद हैं, उनको साफ-सुथरी टेक्नोलॉजी अपनाने और जो नुकसानदेह आलूदगियों जैसे कि H2O सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इनके अखराज को कम करने के इक़दामात को यकीनी बनाया और इन्हें मज़ीद कम करने की ज़रूरत के पेश नज़र जो गवर्नमेंट है, वो अपना काम जारी रखे हुए। दूसरा जो सबसे आम उन्होंने इक़दाम उठाया, उसमें साफ़ तवानाई की तरफ मुंतकिली। यानी आपको पता है सर्दियों में बीजिंग में कोयले पर जो हीटिंग सिस्टम है वो चला करता था, तो बीजिंग ने कोयले पर अपना इन्हसार कम करने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया और आपको पता है कि फ़िज़ाई जो आलूदगी है उसका सबसे बड़ा ज़रिया कोयला एक कंसिडर होता है। तो शहर ने कोयले से चलने वाले जो हीटिंग और पावर प्लांट्स हैं उनको कुदरती गैस में बदल दिया। रिहायशियों को कोयले से कुदरती गैस या घर को गर्म करने के लिए बिजली की तरफ मुंतकिली की तरकीब देने के लिए इन्होंने बहुत सी सब्सिडीज़ मुतारिफ़ करवाई यानी कि अगर आप कोयले के बजाय साफ़-सुथरी टेक्नोलॉजी अपनाएँगे तो ना सिर्फ़ आपको सस्ती मिलेगी बल्कि गवर्नमेंट उसको सब्सिडाइज़ भी गवर्नमेंट ने किया। इसके साथ-साथ जो गाड़ियों के से धुआँ वग़ैरह निकलता था, इसके अखराज के जो मेयारात हैं उनको बहुत सख्त किया। यानी बीजिंग जो है वो दुनिया में शायद सबसे सख्त तरीन मेयारात नाफ़िज़ करने वाला गाड़ियों के अखराज के वो एक शहर है। इसमें सड़कों पर जो गाड़ियों की तादाद थी उसको
उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ इक़दामात किए। सबसे पहले तो उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन है उसका अमल बहुत सख्त कर दिया। यानी अगर आपकी फ्यूल पर गाड़ी है, तो उसकी जो नंबर प्लेट है वो लेना बहुत ही मुश्किल है और शायद ये भी हो सकता है कि आपको नंबर प्लेट लेने के लिए 2-3 साल लग जाएँ। लेकिन यही अगर आप ईवीज़ की तरफ आते हैं यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आते हैं, तो ना सिर्फ गवर्नमेंट ने सब्सिडीज़ दी हैं बल्कि आपको नंबर प्लेट भी बहुत जल्दी से मिल जाती है। इसके साथ-साथ बीजिंग ने क्या किया कि जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनके जो चेक एंड बैलेंस है उसको बहुत सख्त किया है। यानी कि पुरानी गाड़ियों से जो खारिज होने वाला धुआँ है अगर वो बहुत ज़्यादा है तो एक मेयार मुकर्रर किया है। अगर उससे वो एक्सीड कर जाता है तो वो उस गाड़ी को फिर यहाँ पर चलने की इजाज़त नहीं है। और ज़्यादातर बीजिंग में जो गाड़ियाँ हैं वो 10 साल से पुरानी गाड़ियाँ जो हैं वो बहुत कम नज़र आपको आती हैं, नई गाड़ियाँ आती हैं। तो ये सबसे बड़ा ज़रिया और पाकिस्तान जो सबसे फेस कर रहा है इस वक़्त ख़ास तौर पर जो पंजाब के मुख्तलिफ शहर हैं लाहौर और मुल्तान, जो इस वक़्त सर-ए-फ़हरिस्त हैं और वहाँ पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो आपको पता है कि मुतअद्दिद मर्तबा 1000 से एक्सीड कर गया है और यूजुअली ये नंबर 300 से ऊपर जब जाता है तो इसका मतलब यही होता है कि अब इंसानों की जो सेहत के लिए जो सूरत-ए-हाल है वो इंतहाई खतरनाक हो गई है और इवन के चरिंद और परिंद के लिए भी। तो पाकिस्तान के ये जो 2 शहर हैं ये तो मुतअद्दिद मर्तबा इस माह 1000 से क्रॉस कर चुके हैं। तो अगर इन्होंने कंट्रोल करना है तो मेरे ख़्याल में ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा ज़रिया है। पाकिस्तान में आपको पता है मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा हैं। तो मोटरसाइकिल जो हैं एक तो उनकी क्वालिटी उस तरह की नहीं है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं। अगर हम इसको कन्वर्ट करें इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ तो मेरे ख़्याल में काफ़ी हद तक इसमें बेहतरी लाई जा सकती है। और फिर यहाँ पर इन्होंने क्या किया कि अवामी जो नक़्ल-ओ-हमल है उसमें बहुत बेहतरी लाई। यानी कि बीजिंग की आलूदगी को काबू पाने के लिए हिकमत अमली की जो संग-ए-बुनियाद रखी गई, वो जो इनका अपना मेट्रो सिस्टम है उसको बहुत तेज़ी से फ़रोग़ दिया गया। आपने भी जो है बीजिंग का मेट्रो इस पर मुतअद्दिद रिपोर्ट्स वग़ैरह बनाई हैं। आपको पता है ऑलमोस्ट 900 किलोमीटर तक फैला हुआ है ये सबवे और इसका मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो सारी की सारी ईवीज़ पर कन्वर्ट हो चुकी है। जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है अब फ्यूल पर नहीं होती बल्कि ईवीज़ हैं जिसकी वजह से जो अखराज था, ज़हरीली गैसों का, धुएँ का वो बहुत हद तक कम हो गया। इसके साथ-साथ जो बाइक्स हैं, इन्होंने शेयरिंग बाइक्स मुतारिफ़ करवाई, बाइसाइकिल मुतारिफ़ करवाई हैं, बाइक्स भी मुतारिफ़ करवाए हैं कि अगर आपने सबवे से घर जाना है तो आप बाइसाइकिल लें, एक तो आपकी सेहत अच्छी होगी और दूसरा ये माहौल को साफ रखने के लिए एक करामत चीज़ है और इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। जबकि आपने देखा है कि यहाँ पर पार्क्स और जंगलात जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैले हैं। बीजिंग ने शहर के अंदर जो सब्ज़ जगहों की तादाद में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा किया है, जो फ़िज़ाई आलूदगी को फ़िल्टर करने के लिए और शहरी दर्जा हरारत को आपको पता है ठंडा करने में मदद कर सकते हैं। शहरी जंगलात को इन्होंने बड़े पैमाने पर फ़रोग़ दिया है, बहुत ज़्यादा दरख़्त लगाए हैं ताकि ख़ास तौर पर यहाँ पर रेतीले तूफ़ान आते थे, तो उनके ख़िलाफ़ कुदरती रुकावट का भी उन्होंने काम किया है और हवा के जो मजमूई जो मेयार है, उसको बहुत हद तक बेहतर बनाया है। तो पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, लेकिन पाकिस्तान आपको पता है कि गंदम उगाने के लिए हर साल 4-5 माह जो हैं, ख़ास तौर पर अक्टूबर और जनवरी के दौरान वहाँ पर चावल की जो फसल काश्त की जाती है, उसकी बाक़ियात को जलाने के लिए वो खेतों को साफ़ करने के लिए उनको जला देते हैं और पाकिस्तान में तकरीबन 85 लाख टन बाक़ियात में से 50 लाख के लगभग जो बाक़ियात हैं, उनको जला दिया जाता है, जिससे जो कहा जाता है कि 20% ऑलमोस्ट आलूदगी पैदा होती है या आलूदगी का सबब बनता है और जबकि इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का सबसे
ज़्यादा हिस्सा आता है कि पाकिस्तान में जो ट्रांसपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा एक तो नाक़िस है, अ, उसका जो मेयार है वो इंटरनेशनल लेवल का नहीं है, और जी, दूसरा सब की सब फ्यूल पर चलने वाली है, और पुरानी गाड़ियों को तो ख़त्म कर देना चाहिए, और जो बाइक्स हैं जो बहुत ज़्यादा तादाद है उसकी, उसको कन्वर्ट कर देना चाहिए ईवीज़ में। तो ये वो इक़दामात हैं, इनके साथ-साथ ख़ास तौर पर फ़िज़ाई मेयार की जो सख्त निगरानी उन्होंने की है और अवामी आगाही पैदा की है। यानी जब भी आलूदगी होती थी तो बीजिंग में अनाउंसमेंट होती थी, लोग मास्क पहने बगैर बाहर नहीं निकलते थे, और इन्होंने उन इस बात को यकीनी बनाया कि अगर बहुत ज़रूरी हो तो तभी लोग बाहर निकलें, और अवाम को खबरदार करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ स्टेशंस कायम किए, जिससे रिहायशियों की जो बैरूनी सरगर्मियाँ हैं, वो कम से कम करने की उनको तरग़ीब दी गई। क्योंकि वो बाहर नहीं निकलेंगे, वो गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो बाइक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब तो ख़ैर ईवीज़ आ गई हैं, उससे पहले ये वो ही बाइक इस्तेमाल करते थे, फ्यूल वाले जो हम करते हैं। तो इसके साथ-साथ मौसमी आलूदगी पर काबू पाने के उन्होंने इक़दामात किए, यानी सर्दियों और दीगर जो जब आलूदगी बहुत ज़्यादा होती है, ख़ास तौर पर सर्दियों में जब ये हीटिंग सिस्टम ऑन करते थे, तो उस वक़्त उन्होंने कहा कि जो काम करने वाली जो फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ पर जो मज़दूरों की तादाद ज़्यादा है, उनको महदूद कर दिया गया। तामीराती जो काम है, उनको रोक देते हैं कुछ वक़्त के लिए, और जो गाड़ियों की नंबर प्लेट्स हैं, ये बहुत इंटरेस्टेड है कि वहाँ पर जुफ्त और ताक लाइसेंस प्लेट की उन्होंने पाबंदियों को नाफ़िज़ किए। यानी कि आज अगर जुफ्त नंबर प्लेट वाले चल रहे हैं रोड पर, तो अगले दिन ताक वाले चलेंगे और जुफ्त वाले नहीं चल सकते। एक नंबर प्लेट को उन्होंने अलाउ किया, यानी एक अदद को इन्होंने कंट्रोल करने के लिए। तो मतलब ये आपने वो इक़दामात जो हैं जिनकी वजह से आई थिंक कि उन्होंने बहुत जल्दी काबू पाया है, और इस वक़्त बीजिंग ब्लू स्काई जो है वो पूरी दुनिया इससे सीख रही है, और इसमें आए रोज़ इज़ाफ़ा हो रहा है। ना सिर्फ़ इस वक़्त चाइना में सबसे ज़्यादा ब्लू स्काई बीजिंग में नज़र आता है, बल्कि दुनिया के लिए एक मिसाल है, और इससे यकीनी तौर पर लाहौर जैसे बड़े शहर को सीखना चाहिए। मुझे याद है कि मेरे दोस्त हैं, डॉक्टर हैं, जो एनवायरमेंटल साइंसेज़ में काम कर रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ पर काम कर रहे हैं। तो वो यूजुअली कहते थे कि जो लाहौर और रावलपिंडी और जो बाकी शहर हैं पंजाब के, वो बहुत ज़्यादा आलूदा हैं। तो मैं उनसे सवाल करता था कि इंडस्ट्री तो सबसे ज़्यादा कराची में है, ये कैसे आलूदा है? तो उनका जवाब बड़ा ज़बरदस्त होता था कि जब और वाक़ई वो फैक्ट्स बेस्ड था कि जब दर्जा हरारत ज़्यादा होता है, तो जो आलूदा गैसें हैं, वो आसमान पर ऊपर की तरफ उड़ जाती हैं, और जब दर्जा हरारत नीचे गिरता है, तो ये गैसेज़ ज़मीन पर ही रह जाती हैं। तो पंजाब आपको पता है, ये जब सर्दी आती है तो उस वक़्त ये चीज़ें आपको नज़र आती हैं, स्मोक वग़ैरह। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि बीजिंग के तजुर्बात से सीखें, और ये चीदा-चीदा इक़दामात हैं, अगर ये करें तो बहुत तेज़ी से इस पर काबू पाया जा सकता है। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़फ़र हुसैन साहब, आपने इंतहाई मुफ़स्सिल अंदाज़ से जो बीजिंग का मॉडल है वो बताया, और मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना जो मुशाहिदात थे इस रोशनी में आपने बहुत अच्छी तजावीज़ भी दी, जो यकीनी तौर पर काबिल-ए-अमल है। रिज़वान नवाज़ी साहब, आपसे पूछना चाहूँगा कि चूँकि आपको भी यहाँ पर कुछ अरसा हो चुका है, मुक़ीम हैं आप, और इस हवाले से आप मुख़्तलिफ़ शहरों में भी जाते रहे हैं। बीजिंग के तनाज़ुर में आप जब बाहर निकलते हैं, या जो तब्दीलियाँ आपने खुद यहाँ पर महसूस की, उनकी रोशनी में आप क्या समझते हैं कि कैसे जो है ये स्मॉग के मसले पर पाकिस्तान में काबू पाया जा सकता है? बहुत शुक्रिया शाहिद साहब और डॉक्टर साहब जैसे बात कर रहे थे कि बीजिंग ने कोई पिछले 5 या 6 साल में किस तरह से अपने जो एयर क्वालिटी है उसको इम्प्रूव किया। अब जितनी भी बातें इन्होंने की हैं और जो टेक्निकल जितना भी पहलू सामने रखे हैं, उसमें एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह हो जाती है। वाज़ेह ये होता है कि जनाब जो हुकूमत है उसको बड़े ही स्ट्रॉन्ग कुछ स्टेप्स लेना है। दूसरा ये कि जो आपकी पॉलिसीज़ हैं उसको तसलसल से चलाना है
और तीसरा ये कि जब आप पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो 2-4 दिन के लिए नहीं होंगी, बल्कि वो लॉन्ग टर्म चलेंगी, वो डेकेड्स के हिसाब से चलेगी और फिर ये कि आपकी जो अवाम है ना जी, वो उस सारी पॉलिसी के और उसकी इम्प्लीमेंटेशन की बैक पे होनी चाहिए। मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि चीनी अगर हुकूमत फ़र्ज़ करे, अपनी अवाम को कहे कि कल हमने निकलना है और एक-एक चम्मच साथ सब लेके आ जाएँ और हमने इस चम्मच से कोई दरिया खोदना है। तो यकीन कीजिए वो सारी कौम बाहर निकलेगी और वो शाम तक आपको वो चीज़ होकर नज़र आ जाएगी कि ये इन्होंने कर दिया है। एक तो सबसे पहले जो पॉलिसीज़ और पॉलिसीज़ की इम्प्लीमेंटेशन है और उसका तसलसल है और फिर ये कि जैसे टेक्निकल कुछ ज़फ़र साहब ने भी बात कर ली है इस हवाले से। पाकिस्तान की अगर लाहौर की या फिर मुल्तान की या फिर जो पंजाब के दीगर शहर हैं, उनकी अगर बात की जाए, तो बहुत अच्छी शायद सब कोलैबोरेशन हो सकती है चाइना, पाकिस्तान की सीपैक 2 जैसे हम बात करते हैं, मुख्तलिफ जो डायमेंशंस हैं उसमें पाक-चीन ताउन। और इसमें क्यों ताउन नहीं हो सकता हमारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर? इंडस्ट्रीज़ ज़फ़र साहब ने जैसे बात की, इंडस्ट्रीज़ बीजिंग से निकली भी और उनका जो जितना भी कार्बन का फुटप्रिंट था उसको कम किया गया। अब नई कोई फैक्ट्री यहाँ पे आप लगाकर देखें जो कि कार्बन का इखराज करती है, वो हो नहीं सकता है। जी। जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं या ईंटों के भट्टे जैसे लाहौर और उसके गिरदो-नवाह में बहुत सारे काम कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ तो ख़ैर हमारे यहाँ इतनी है नहीं, लेकिन जो भी इंडस्ट्री लगे वो उस पे लाज़िम हो कि वो उसका जो कार्बन का फुटप्रिंट है वो कम हो। फिर बी-टू-बी कोलैबोरेशन हो सकती है पाकिस्तान-चाइना की कि जिसमें ऐसी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में लाई जाए कि जो हमारी इंडस्ट्रीज़ के हवाले से काम करे। अच्छा, दूसरी बात ट्रांसपोर्ट की ज़फ़र साहब ने भी बात की है। ट्रांसपोर्ट हमें कोई बड़ा ही तगड़ा जनाब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम चाहिए। हम जब तक हमारा जो ट्रांसपोर्ट का शोबा है ना जी या फिर हम गाड़ी जब निकालते हैं तो उसको मोड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता। वो हमारी एक शान-ओ-शौकत होती है कि जब तक 2000 सीसी की गाड़ी हम घर से जी। बाहर निकाल के नहीं ले जाएँगे और एक-एक घर में 4-4 गाड़ियाँ हैं, ये क्या है भाई? ऐसा नहीं होता है। शहर जब आपने उसकी अर्बन प्लानिंग करनी है तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी देनी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट आजकल आपको पता है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उसका दौर है। ये होनी चाहिए। फिर ये कि अवाम को सिर्फ़ आपने आगाह नहीं करना, उनको कोई मशवरा नहीं देना। आपने एक थॉरो एक जो गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिसी है और बड़ी सख्त पॉलिसी उस पे इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। क्यों साइकिल्स नहीं हो सकती हैं? भई क्यों इलेक्ट्रिक बाइक्स नहीं हो सकती? यहाँ पे बड़े से बड़ा जो शख्स है वो साइकिल पे जाता है, उसको कोई शर्म नहीं है। उसको ट्रैवल करने में कोई आर नहीं होती। ये जो चीज़ें हैं, साइकिल्स हैं, ई-बाइक्स ख़ास तौर पर और फिर ये कि जैसे ज़फ़र साहब ने बात की है, आप जो अपनी ट्रांसपोर्ट है, वो सारी की सारी ट्रांसपोर्ट को आपको रिवैम्प करना होगा नई टेक्नोलॉजी की तरफ। अच्छा, फिर एक चीज़ अगर मेरे पास टाइम हो शाहिद साहब, तो जो अर्बन प्लानिंग है ना जी, ये बड़ी ज़रूरी है। सारी दुनिया है, उसमें वर्टिकल आपकी डेवलपमेंट होती है, वर्टिकली आपको डेवलप किया जाता है शहरों को, यहाँ पे हॉरिज़ॉन्टल डेवलपमेंट है। लाहौर इतना सा शहर था किसी ज़माने में, वो 7 उसके दरवाज़े हुआ करते थे और अब वो लाहौर फैलता-फैलता लाहौर से कई 100 किलोमीटर दूर भी लाहौर ही है। और वहाँ जी। पर भी जो कटिंग्स हो रही हैं और नई से नई जो आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, ग्रीन बेल्ट्स खत्म होते जा रहे हैं और फैलता जा रहा है लाहौर यूँ। और फिर ये कि आपकी जो गवर्नमेंट है उसका पहला तो काम ये है कि 2, 4, 5 जो गिनती के शहर हैं उनको ना बसाया जाए। ऐसा नहीं होता है कि मुख्तलिफ जो शहर हैं कोई 5-7 उसमें आबादी की इतनी कंसंट्रेशन कर दी जाए और बाकी आपका सारा इलाका खाली हो। लाहौर की आबादी अब 2.5 करोड़ से ऊपर जा रही है। फैसिलिटीज़ और आपकी जो प्लानिंग है वो कुछ नहीं है तो क्या होगा? फिर यही स्मॉग के जो मामलात हैं वो होंगे। होना ये चाहिए कि जैसे चाइना में हम देखते हैं जी। असल जो इनका शायद सब खूबसूरती है ना इस शहर की या फिर किसी भी शहर की हम जहाँ भी जाते हैं वो आपको स्काई लाइन से नज़र आती है जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं जहाज़ पे और 2-3 किलोमीटर ऊपर से जब शहर को देखते हैं तो फिर आपको ये पता चलता है कि अर्बन प्लानिंग क्या है। वो एक खुसूसी तौर पे उन्होंने ज़ोन्स रखे हुए हैं हाई राइज़ के लिए, फिर जो दूसरे जो आपकी डेवलपमेंट्स हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए और फिर हो नहीं सकता कि कोई शहर हो और वहाँ पे ग्रीनरी ना हो। ग्रीनरी के अंदर आपको शहर बसे हुए नज़र आते हैं। जो कि आपको एक सूदिंग इफेक्ट भी देते हैं और ये जो पोल्यूशन है या स्मॉग है। फिर अगर आपके पास टाइम है तो हम बात कर सकते हैं ये जो आपका वेस्ट मैनेजमेंट है इसके हवाले बिल्कुल, से। मैं रिजवान साहब आपसे जो सवाल पूछना चाह रहा था, क्योंकि अभी आपने शहरी जो प्लानिंग है, अर्बन प्लानिंग की बात की, तो अगर बीजिंग के मॉडल को देखा जाए, तो यहाँ से एक नया आबाद किया गया एरिया बीजिंग के नज़दीक ही चंद किलोमीटर के फासले पर, जहाँ सनतें भी मुंतकिल की गई। और फिर आपने एक जानिब इशारा किया कि जो आपकी जिस तरह से नई तवानाई वाली गाड़ियाँ हैं,
और ये बात खुशाइंद है कि देखिए अब चीनी इदारे पाकिस्तान में भी इस हवाले से अपना काम कर चुके हैं, वहाँ जा रहे हैं। ऐसे में आपसे वो तजवीज़ ज़रूर लेना चाहूँगा कि जो आपने खुद यहाँ पर मुशाहिदा किया, अब वाक़ई हमें अमली इक़दामात की जानिब बढ़ना है, शहरियों को हमने शामिल करना है, जिस तरह से आपने अभी जंगलात की एक महज़ मिसाल दी, तो मेरा नहीं ख़्याल कि बीजिंग में आपको कोई सड़क जो है, वो किसी आस-पास जो आपके फुटपाथ्स हैं, वहाँ पर आपको कोई एक दरख़्त भी जिसे कहते हैं कि दरख़्त से आरी नज़र आए। तो ऐसे जी। में यहाँ पर तो हुकूमत के साथ-साथ तो फिर शहरी ज़िम्मेदारी भी आ जाती है। जंगलात तो कम से कम हम में से हर बंदा पाकिस्तान में दरख़्त लगा सकता है। तो मजमूई तौर पर हुकूमत के साथ-साथ ये जो हमारे शहरी रवैये हैं, इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब शहर जो हैं वो शहरियों से बनते हैं और शहरी या फिर जो समाज है शायद साहब उसके मिज़ाज और उसकी जो डिसिप्लिन है ना, उसको बनाया जाता है, वो एक दिन में नहीं होता। हमारा अब अनफॉर्च्युनेटली मिज़ाज ये बन चुका है कि हमें हर दिन कोई न कोई नया तमाशा, कोई न कोई नई न्यूज़ चाहिए। अभी हम जैसे स्मॉग की बात कर रहे हैं, सारे विंटर गुज़र जाएगा, मार्च, अप्रैल आएगा, बहार शुरू होगी और हम इस मसले को भूल के, हाथ झाड़ के किसी और दीगर नए मसाइल की तरफ चले जाएँगे। मसाइल के हल पे बात नहीं होती है। आप मीडिया की अक्सर जो टोन है या फिर उसका मिज़ाज है वो देख लें कि हर दिन कोई न कोई नई चीज़ फ़ीड हुआ करती है। कोई नई जी। चीज़ जो है वो न्यूज़ आया करती है। सो मसाइल के हल की तरफ तवज्जो। अच्छा, अब आपने शहरियों की बात की है या फिर समाज की बात की, किस तरह से शहरी रवैये। आप किसी एक दिन ऐसा अगर हो कि हुकूमत सिर्फ़ ये कहे कि जनाब ये जो ट्रैफ़िक लाइट्स हैं उसको बंद कर दिया जाए और शहरियों को सिर्फ़ एक मशवरा दे कि आपने आज ना कानून की पासदारी करनी है, एक मशवरा या फिर रिक्वेस्ट करे, तो उस रिक्वेस्ट पे कोई अमल दरामद नहीं करेगा, जब तक कि आप स्ट्रांगली उस कानून को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि जनाब शहरियों के या फिर समाज के रवैये ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स बनाए जाते हैं। जैसे मैंने शुरू में भी बात की कि चीन का जो रवैया है, वो आज 1 साल में या 5 साल में नहीं बना है। पिछले दिनों मैं देख रहा था एक वीडियो, सिर्फ़ 6 घंटे के अंदर चाइना के कुछ एक वो कंपनी थी, उसने सिर्फ़ 6 घंटे के अंदर हाई स्पीड रेलवे का पूरा एक स्टेशन खड़ा कर दिया। शाम 6 बजे उन्होंने शुरू किया, रात 1:30 बजे खत्म और सुबह की 5 बजे की जब ट्रेन वापस आई तो उसने देखा कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था। और जी। यहाँ पे पूरा एक स्टेशन खड़ा हो चुका है। सो ये जो रवैये हैं ये थ्रू आउट द ईयर्स इसको बनाया जाता है और फिर ये है कि गवर्नमेंट की स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज़ हुआ करती हैं जो कि इम्प्लीमेंटेशन अ, उसकी ज़रूरी तौर पे की जाती है, तब जाके बात बनती है। शहरियों के रवैये बहुत सारी चीज़ों में जैसे हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, अपनी जी। गाड़ियों को निकालने के हवाले से बात करते हैं। फिर ये है कि जो कूड़ा-करकट है शायद साहब हम जब तक किसी बाहर की आग का सेक जब तक हमारे घर तक नहीं पहुँचेगा, तो हमें नहीं लगेगा कि ये आग हमें कोई नुकसान पहुँचा सकती है। मोहल्ले में कुछ हो रहा हो, तो हमें उससे कोई गर्ज़ नहीं होती है, जब तक उसका असर हमारे अपने घर तक ना हो। सो एक समाजी जो रवैया है या फिर एक सिविक सेंस है ना जी, एक इज्तिमाई सोच है कि हम एक मोहल्लेदार भी तो हैं, हम एक शहर के वासी भी तो हैं, हम एक मुल्क के रहने वाले भी तो हैं, कि जिसने आगे बढ़ना है, कुछ करना है। सो ये जो कौमी रवैये हैं इनको बनाया जाता है और थ्रू आउट द ईयर्स बनाया जाता है। जी, आज की बात का जो अख्ताम इसी खूबसूरत बात से कि हमें जो है कौमी सतह पर ये रवैयों को ऐसे तामीरी और मुस्बत रवैयों का परवान चढ़ाना पड़ेगा कि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, इनको ये जो स्मोक जैसे संगीन मसाइल हैं, जो समाज के लिए, मईशत के लिए, सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं उन पर काबू पाने के लिए इस्तेमाल किया जाए। बेहद शुक्रिया आपका रिज़वान अब्बासी साहब और डॉक्टर ज़फ़र हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद रहे। बेहद शुक्रिया आपका।